हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमने कल से स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हल करना। जिसमें हमने कल 2010 का जो पेपर आया था माध्यमिक शिक्षा मंडल का, वो पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हमने समझा था। बच्चों, आज की क्लास में हम 2010 के बाद 2011 का जो पेपर है उस पेपर के ऑब्जेक्टिव समझेंगे। अब कहीं को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये सारे क्वेश्चंस गाइड के अंदर भी है, परीक्षा अध्ययन में है, या और भी बहुत सारी जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उसमें आपको मिल रहा होगा। लेकिन ये क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हर एक क्वेश्चंस के साथ में उसके पीछे का कारण, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें जो हैं उनको हम समझते जा रहे हैं। इसलिए केवल पढ़ना मात्र नहीं है, उसको यदि हम समझ जाएंगे तो वो हमें स्थायी रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए आज की जो क्लास है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। 2011 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन प्रेजेंट से रिलेटेड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि लिखी जाती है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, ये तो हम सभी को पता होना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब नया साझेदार प्रवेश करता है, कोई पुराना साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या उनकी फर्म का पुनर्गठन होता है, ऐसी कंडीशन में हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। अब पुनर्मूल्यांकन खाते में किसकी एंट्री होती है, तो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है तो वो अंतर की राशि का जो रिकॉर्ड है वो किस में किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में किया जाता है। अब पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में वो हानि पक्ष होता है और क्रेडिट पक्ष लाभ पक्ष होता है। तो स्वाभाविक है, जो क्रेडिट पक्ष बड़ा होगा इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा, और यदि डेबिट पक्ष होगा बड़ा होगा तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि होगी। अब हमें यह भी पता है कि जो साझेदारों का पूंजी खाता है उस पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में साझेदारों को मिलने वाली वो सारी बातें लिखी जाती है। जैसे उनकी पूंजी आएगी, पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, कमीशन है, उनको मिलने वाला जो लाभ है या फिर संचय की राशि है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये साझेदारों के पूंजी खातों में जमा होती है। और उनके द्वारा यदि फर्म से कुछ पैसा उधार लिया जाता है, आहरण किया जाता है और आहरण पर ब्याज उनसे लिया जाता है तो वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो यदि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है तो उनके पूंजी खातों में जमा होगा, और यदि पुनर्मूल्यांकन पर हानि होगी तो पूंजी खाते में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अब इतनी सी बात यदि हमें मालूम है तो वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ वही पूछा गया है कि पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि लिखी जाती है, हानि आई है, इसका मतलब वो साझेदारों के पूंजी खाते में कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। हम फट से जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर ढूंढ लेंगे हम पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में है या फिर पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष। क्लियर। चलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। अभी हमने बात करी कोई साझेदार प्रवेश करेगा, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या फिर फर्म का पुनर्गठन होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विघटन पर, तो विघटन पर तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं बनाते। चलो विघटन पर कौन सा खाता बनाते हैं, तो वसूली खाता बनाया जाता है। ठीक है, फिर है फर्म के लाभ होने पर कोई खाता नहीं बनता, फर्म नए साझेदार के प्रवेश पर और व्यवसाय बंद होने पर। तो ये फर्म का विघटन और व्यवसाय का बंद होना, इन दोनों कंडीशन में ये सेम कंडीशन है और इनमें हम क्या बनाते हैं, वसूली खाता बनाते हैं। लेकिन नए साझेदार जब प्रवेश करता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। नया साझेदार जब प्रवेश करेगा तब क्या बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऋण पत्रों के प्रकार हैं। कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, तो ऋण पत्र जनरली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो सामान्य रूप से जो ऋण पत्रों का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है, वह होता है 3 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन पे चलते हम कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। भाई साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है लेकिन अनुबंध अनिवार्य नहीं है। अब यदि साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो 5 रूल्स है वो लागू होते हैं। 5 नियम कौन कौन से हैं कि
लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर अनुपात में किया जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज उसको दिया जाएगा। साझेदारी सल्लेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। यदि किसी साझेदार ने फर्मों को ऋण दिया है तो समझौते के अभाव में उस साझेदार को उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 6% पर ईयर की दर से वो ब्याज दिया जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ए। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। अब है रिक्त स्थान। भाई देखो क्या है, उस क्वेश्चन के साथ में कुछ और बातें यदि हम उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो वो हमें स्थायी रूप से याद हो जाएगा। तब पहला है साझेदारी सल्लेख बनाना खालिस्तान नहीं है। तो साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं है। भाई साझेदारी का जन्म अनुबंध से ही होता है, लेकिन वो अनुबंध अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है तो फिर उस कंडीशन में कौन से नियम लागू होंगे? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होंगे। तो साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं होता है। कैसे होता है? ऐच्छिक होता है। प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो इसको कैसे समझा जाएगा? प्राप्ति का मतलब होता है लाभ, या इसको क्या बोला जाता है? नफा। नफा भी बोलते हैं, लाभ भी बोलते हैं, प्राप्ति भी बोलते हैं। और प्राप्ति कब होगी? जब आपको मिलने वाला जो नया हिस्सा है वो ज्यादा होगा और पुराना कम होगा तो आपको प्राप्ति होगी। और इसकी जगह त्याग यदि आ गया तो त्याग कब होगा? जब आपका पुराना ज्यादा था और नया कम होगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया। जीवन बीमा संचय कोष को हस्तांतरित करेंगे खालिस्तान के पूंजी खाते में। वे जीवन बीमा संचय कोष, साझेदार कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 होते हैं तो इनके जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई होती है। तो जो जीवन बीमा संचय कोष चिट्ठी में जो दिया रहता है, तो वो जो कोष है उस राशि को फर्म के समापन पर वितरित किया जाएगा। मतलब उसको कहाँ पर हस्तांतरित किया जाएगा? कोई साझेदार, जैसे मान लो किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, अब ऐसी कंडीशन में ये जो जीवन बीमा संचय कोष है उसको कहाँ पर हम ले जाएंगे? तो सभी साझेदारों के, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम? सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। किसी एक साझेदार के नहीं, सभी साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ हानि अनुपात में, लाभ हानि विभाजन अनुपात में बटेगा वो। वसूली खाता एक प्रकार का कौन सा खाता है? तो वसूली खाता भाई किसी प्रकार का कोई, वैसे तो हमको मालूम है कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र के खाते होते हैं। ये तीनों प्रकार के खाते हमने पढ़े हैं। नाम मात्र के खाते एक समय के बाद बंद हो जाते हैं और व्यक्तिगत और वास्तविक खाते का जो बैलेंस है वो आगे ट्रांसफर होता रहता है। अब यहाँ पर बोला है कि वसूली खाता, भाई वसूली खाता कोई स्थायी रहने वाला खाता है क्या? ये तो थोड़ी देर के लिए खोलता है कि संपत्तियों की वसूली कर ली जाती है, दायित्वों का भुगतान कर लिया जाता है और लाभ हानि निकाल के बंद हो जाता है वो। तो ये कैसा खाता है? एक नाम मात्र का खाता है। भाई यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम साझेदारी जो लेखे हैं उसकी शुरुआत में पहला खाता कौन सा बनाते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता। उसके बाद में साझेदार के प्रवेश पर, अवकाश ग्रहण पर हम बनाते हैं साझेदार पुनर्मूल्यांकन खाता, और फर्म के समापन पर बनाते हैं वसूली खाता। तो ये तीनों प्रकार के खाते हैं। ये कैसे हैं? ये नाम मात्र के खाते हैं। तीनों प्रकार के खाते, लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता और ये नाम मात्र के खाते, वसूली खाता। ये तीनों प्रकार के साझेदारी में ये जो खाते बनाए जाते हैं ये केवल पूंजी खाते को छोड़ देंगे, चिट्ठे को छोड़ देंगे, तो ये जो लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता, ये तीनों खाते किस कैटेगरी के हैं? ये नाम मात्र के खाते हैं। आय व्यय से रिलेटेड है, लाभ हानि से रिलेटेड है और इसलिए इनको हम नाम मात्र का खाता कहेंगे। क्लियर? कई बार बच्चा याद करता, सोचता है कि ये कौन सा खाता होगा, भाई ये तो वो कंफ्यूज हो जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाता, वो याद करता है। अरे याद करने की जरूरत नहीं है। ये लाभ हानि नियोजन खाता थोड़ी देर के लिए लाभ का सेटलमेंट करने के लिए बनाया है। पुनर्मूल्यांकन खाता ये भी थोड़ी देर के लिए संपत्ति दायित्व में लाभ हानि जो हो रहा है, जो अंतर आ रहा है उसके लिए बनाया गया। वसूली खाता भी केवल वसूली करने के लिए, दायित्व का भुगतान करने के लिए बनाया गया है। मतलब ये नाम मात्र के लिए खोले गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर है
लेनदार कंपनी के क्या है? तो ये लेनदार कंपनी के क्या है? व्यापारिक देय हैं। कोई कंपनी का जो चिट्ठा होता है उस चिट्ठे में खड़ा बनता है, वो पहले दायित्व पक्ष समता और दायित्व लिखते, उसके बाद में हम संपत्तियां लिखते। तो जो समता और दायित्व वाला जो भाग है उसमें जो चालू दायित्व है, चालू दायित्व में एक मद आती है, एक हेड, एक सब हेडिंग आती है व्यापारिक देय, और व्यापारिक देय में देय विपत्र और लेनदार ये दोनों आते हैं। तो ये जो लेनदार है, ये लेनदार क्या है? लेनदार कंपनी के व्यापारिक देय होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। चिट्ठे में अंग्रेजी में लिखा मिलेगा ट्रेड पेबल। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में सबसे पहला जो लिखा आ रहा है, ये तो हमारे कोर्स के बाहर है, स्थिर पूंजी खाता। साझेदारी की शुरुआत में ही हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाना सीखते हैं। तो साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक स्थायी पूंजी पद्धति से और एक परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनते हैं, एक तो साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। अब यहाँ पर क्या उन्होंने बोला? स्थिर पूंजी खाता, मतलब जहाँ स्थिर पूंजी खाता आ गया इसका मतलब उसके साथ में चालू खाता जरूर आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? बी आ गया। फिर पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि को कहाँ लिखते हैं? अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि पुनर्मूल्यांकन खाते पर यदि लाभ होगा तो साझेदारों को जब उनके पूंजी खाते में जमा होगा। भाई जैसे आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट सोच लो थोड़ी देर के लिए आपका पूंजी खाता है, आपको जो भी मिलने वाला है, आपको ब्याज मिला, किसी ने आपको पैसा दिया, तो ये सब आपके अकाउंट में क्या होगा? जमा होगा। इसी प्रकार से साझेदार को जो भी मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, ये सब कहाँ होगा? उनके पूंजी खातों में जमा होगा। ऐसे ही आप यदि बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपका खाता क्या होगा? नाम होगा, डेबिट होगा। ऐसे ही साझेदार आहरण करेगा, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा तो उसका पूंजी खाता क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। या फिर कोई हानि होगी पुनर्मूल्यांकन खाते पर हानि, तो ये भी नुकसान है, तो उसका पूंजी खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। तो ये आंसर आ गया हमारा सी। अगला है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार जो साझेदारी फर्म है जो है, उस फर्म का समापन कर दिया जाता है। उस फर्म का क्या कर दिया जाता है? समापन कर दिया जाता है। साझेदारों के बीच में साझेदारी समाप्त हो जाती है, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता है, मतलब फर्म का समापन किया जाता है। फिर एक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 12 के अनुसार ऋण पत्रों के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, ऋण पत्रों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, वो सारी बातें उसके अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या? सही जोड़ी। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स की तरफ। तो ट्रू और फॉल्स में पहला वाला हमारे कोर्स में है ही नहीं, ठीक है, इसको तो हम थोड़ी देर के लिए क्रॉस कर दें। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है और अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? सही। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाते, वे संपत्ति के विक्रय पर बनाते हैं, ये सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर नहीं बनाते हैं, ये साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, या उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, मतलब कुल मिला के फर्म के पुनर्गठन पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, संपत्ति के विक्रय पर नहीं। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर गलत हो गया, फॉल्स हो गया। फर्म की समापन की 5 विधियां हैं, बिल्कुल 5 विधियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया सही। ये विधियां आपको याद रखना है। ठीक है, फर्म के समापन की 5 विधियां होती है, वो आपको बिल्कुल याद रखना है और पढ़ के जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी बीच बीच में पूछ लिया जाता है, उसमें से कोई सा एक तरीका पूछ लिया जाता है। ऋण पत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं, गलत है। ऋण पत्रधारी अंशधारी नहीं होता, वो क्या होता है? वो तो लेनदार होता है। कंपनी को उसने ऋण दिया है तो वो लेनदार हुआ वो, ठीक है, वो अंशधारी नहीं होता। ये हो गया हमारा ट्रू और फॉल्स। अब हम एक वाक्य की तरफ चलेंगे, और एक वाक्य में हमारे क्वेश्चन है सबसे पहला जो कि सिलेबस के बाहर है। दूसरा है साझेदार फर्म से कब निवृत्त होता है?
तो कल 2010 में भी आया था कि निवृत्ति का कोई एक कारण लिखिए, हर साल आता है। ये बिल्कुल पूछा जाता है कि फर्म साझेदार के फर्म से निवृत्ति का एक कारण दीजिए, कोई सा भी, वृद्धावस्था के कारण, लगातार बीमार होने के कारण, उनके बीच में मतभेद होने के कारण, बाहर किसी वजह से ट्रांसफ़र होने, उसको कहीं बाहर जा शिफ्ट होने के कारण, या फिर खुद का कोई व्यवसाय करने के कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कि वो फर्म से निवृत्त हो रहा हो। एक कंपनी ने 5 लाख रुपए में एक भवन क्रय किया और इस हेतु 100 रुपए वाले कितने ऋण पत्र निर्गमित करेगा? तो आपने एक 5 लाख रुपए का भवन खरीद लिया किसी से, तो 5 लाख रुपए आप उसको नगद नहीं दे रहे हो। कंपनी ने 5 लाख रुपए का एक बिल्डिंग खरीद लिया। अब कंपनी उसको 5 लाख रुपए कैश नहीं दे रही है और उसके बदले उसको ऋण पत्र दे रही है, और एक ऋण पत्र की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया है। इसका मतलब 100 रुपए का एक ऋण पत्र, तो 5 लाख रुपए के लिए कितने ऋण पत्र देना पड़ेंगे? तो आप 5 लाख रुपए में 100 रुपए का भाग दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसका मतलब कितना बचा? 5000 ऋण पत्र। कंपनी को 5000 ऋण पत्र जारी करना पड़ेंगे और एक ऋण पत्र की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया इज इक्वल टू 5 लाख रुपया। क्लियर? फिर है त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? जब कोई साझेदार प्रवेश करता है उस समय त्याग अनुपात निकाला जाता है, और जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उस समय प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। तो जब कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है तब त्याग अनुपात क्यों? भाई साझेदार पर अभी तक 2 साझेदार थे, अब तीसरा आ गया। भाई अभी तक जो लाभ हो रहा था तो 2 लोग ही बांट रहे थे, अब तीसरा आ गया तो कितने हिस्से करना पड़ेंगे? 3 हिस्से करना पड़ेंगे। तो 3 हिस्से के लिए क्या तीसरा अलग से लाभ कमाएगा? नहीं, जो लाभ कमा रहे थे उसी में से अब 3 हिस्से करना पड़ेंगे। इसका मतलब कि जो पहले से जो 2 हिस्से हो रहे थे उनमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा तीसरे को देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मतलब कि उनका जो भी रेशो बनेगा उस हिसाब से। इसका मतलब कि पहले की अपेक्षा पुराने जो 2 साझेदार हैं उनको अब कम मिलेगा, तो उन्होंने पहले की अपेक्षा क्या किया? त्याग किया। तो त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है? प्रश्न ये है कि त्याग अनुपात क्यों निकाला जाता है? तो त्याग अनुपात इसलिए निकाला जाता है कि जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो वह ख्याति की राशि प्रीमियम के रूप में लेकर आता है, और वो जो प्रीमियम राशि लेकर आता है वो कौन लेता है? जिन साझेदारों ने नए साझेदार के लिए त्याग किया है, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उसको दिया है, वो साझेदार उस प्रीमियम की राशि को लेते हैं। तो जैसे मान लो ए और बी 2 साझेदार हैं, अब उन्होंने सी को साझेदार बना लिया, सी प्रीमियम की राशि लाया, तो ए और बी ने अपने हिस्से में से जितना हिस्सा त्याग किया है सी के लिए, तो वो जो प्रीमियम राशि को दोनों कैसे बांटेंगे? तो उन्होंने जो त्याग किया है, जिस रेशो में त्याग किया उसी अनुपात में उस राशि को बांटेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? तो प्रीमियम राशि का विभाजन करने के लिए, ख्याति के लिए जो प्रीमियम राशि ला रहा है उस ख्याति के लिए प्रीमियम राशि को विभाजन करने के लिए त्याग अनुपात की गणना की जाती है। कि ख्याति की राशि जो ला रहा है प्रीमियम राशि, उसको त्याग करने वाले साझेदारों में कैसे बांटेंगे? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में थोड़ी ना बांटेंगे, त्याग अनुपात में बांटा जाता है और इसीलिए त्याग अनुपात की गणना की जाती है। वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं, जो बदल सकता है वो परिवर्तन है, मतलब परिवर्तनशील ऋण पत्र। चेंजेबल मतलब जो बदल सकता है वो परिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। ठीक है? तो ये हमारा 2011 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए थे उनको अभी हमने किया। कल फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम 2012 का, इस प्रकार से हम 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, और मैं आपको 101% विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप 2010 से 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव यदि मेरे साथ बने रहेंगे, उनको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप 32 आउट ऑफ 32 ऑब्जेक्टिव पूरे हल करके आएंगे। आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे, आप पहले ही झटके में शुरुआत के आप 5 या 10 मिनट के अंदर सारे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आप 100% करके आएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।